बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि हमने पहले बहुत से DSM डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उनमें से ही एक ईटिंग डिसऑर्डर्स और फीडिंग डिसऑर्डर्स भी कहते हैं इनको। ये जो ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये ईटिंग बिहेवियर या ईटिंग रिलेटेड बिहेवियर में परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस की वजह से कोज होते हैं। या तो इनमें अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ख़राब हो सकती है। DSM में बहुत से और डिसऑर्डर्स भी हैं, लेकिन उनमें जो ओबेसिटी है ना, वो मेंटल डिसऑर्डर्स में शुमार नहीं की जाती। लेकिन ओबेसिटी और बहुत से डिसऑर्डर्स में ना कुछ एसोसिएशंस हैं जो कि सेम ही हैं। उनमें बाइंग ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर्स और शिज़ोफ्रेनिया, इनकी एसोसिएशंस जो है ना वो सेम ही है। इसीलिए हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में इन डिसऑर्डर्स को मेंटली डिसऑर्डर में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ओबेसिटी मेंटली डिसऑर्डर्स में शामिल नहीं होती। ये डिसऑर्डर जो है ना, ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पीका है। जो पीका है ना, वो ऐसा फूड मीन्स फूड नहीं होता, जो नॉन फूड मटेरियल है ना, या नॉन फूड सब्सटेंसेस हैं, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है, इनका 1 मंथ से एटलीस्ट 1 मंथ से ज़्यादा इस्तेमाल जो करते हैं ना, उन लोगों में ये पीका जो है ना डिसऑर्डर ये आ जाता है। पीका ज़्यादातर जो है ना छोटे बच्चों में होता है। पीका में जो भी बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में ये होता है, तो वो ऐसे सब्सटेंस या फूड मटेरियल यूज़ करते हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव हों। उनमें ज़्यादातर मट्टी खाते हैं जो बच्चे, वो वाले। कुछ में हेयर भी हो सकता है, वो बाल भी खा सकते हैं, चोक खा सकते हैं, मट्टी खा ली। मीन्स ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें लेड, पेंसिल ऐसी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं वो बच्चे। तो उनमें एक तो उनकी जो होती है इंजेक्शन बिहेवियर, डाइजेशन नहीं सही होती, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्टमक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आ जाती हैं। तो पीका जो है ना सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है। मीन्स इसमें जो जिस भी बच्चों को या अगर किसी बड़े को भी होगा तो वो अपने आप को सेल्फ इंजरी कर रहा है। कैसे? नॉन फूड आइटम्स खा के वो अपने आप को नुकसान दे रहा है। ज़्यादातर जो लोग जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी होता है, उनमें हाई रेट होता है कि वो खुद को ऐसे सेल्फ इंजरी करें, ऐसी गलत चीज़ें खा के, नॉन फूड आइटम्स या नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस खा के, इस्तेमाल करके खुद को सेल्फ इंजरी करते हैं वो। आगे है व्हाट कॉजेज पीका। पीपल विद सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि जिनको OCD या शिज़ोफ्रेनिया होता है ना, उनमें वो अपना कोपिंग मैकेनिज़्म बना लेते हैं पीका को। उनमें पीका डेवलप हो जाता है तो उनके लिए वो कोपिंग मैकेनिज़्म बन जाता है। कुछ जो होते हैं उनको कुछ लोग जो होते हैं उनको एंजॉयमेंट मिलती है या वैसे इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ें खाने में, या किसी नॉन फूड आइटम्स का उनको फ्लेवर पसंद आ गया है। कुछ लोग जो होते हैं उनको पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है, तो वो ना चाहते हुए भी पेट्रोल की खुशबू को स्मेल करते हैं, क्योंकि उनको एक काव आ जाता है कि हमने ये हमें अच्छी लगती है तो हमने ये काम करना है। ऐसे कुछ लोग जो होते हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं जो उनको मट्टी खाते हैं, तो उनको फिर या तो उनका टेस्ट बड्स ऐसे हो जाते हैं, उनको उसका ही टेस्ट अच्छा लगता है और फिर वो वही खाना शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी आदत बन जाती है। और कुछ कल्चर्स में है कि जो मट्टी खाना है ना वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। मीन्स वहाँ पे है कि मट्टी खानी है, इससे कोई उनके लिए ये डिसऑर्डर्स नहीं है, उनके लिए ये कोई बीमारी नहीं है, उसको वो समझते हैं कि ये अच्छा बिहेवियर है। तो ये ऐसे इस फॉर्म जो होती है ना, ऐसी फॉर्म्स में जो है पीका, तो इसको हम पीका को जियोफेगिया कहते हैं। डाइटिंग और मेल नरिशमेंट कैन लीड टू पीका। जिसकी डाइटिंग नहीं अच्छी है, मीन्स उसने खाने में, जैसे मैंने पहले बताया
कुछ लोग हैं उनको कोई चीज़ खा ली तो उसका फ्लेवर या टेक्सचर अच्छा लगा तो उसने खाना शुरू कर ली। बड़े लोगों में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पे बच्चे ने मिट्टी खाई उसको उसका टेस्ट अच्छा लगा तो उसने वो खाना शुरू कर दी। ऐसे मेल नरिशमेंट या फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया पेरेंट्स ने तो उन्होंने दीवारों से चौक खाते हैं कोई बच्चे तो उनको उनका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा लगता है तो फिर वो उनकी आदत बन जाता है। लेकिन ये सब पीका कोस कर सकते हैं। ऐसे केसेस में लोगों को लगता है कि वो ऐसी चीज़ें नॉन फूड आइटम्स या नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस खाएंगे तो ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनकी माइंड सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन ये सब मेजर कोज हो सकते हैं पीका के। जी, तो आगे हम बात करते हैं पीका डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो ब्लड टेस्ट कर लेते हैं जिससे लेवल ऑफ जिंक और आयरन से पता चल जाता है कि ब्लड में आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आयरन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो पीका का कोज हो सकती है। मीन्स उसको पीका है। और हाउ इज़ पीका ट्रीटेड में के जो डॉक्टर्स होते हैं ना उसमें जो भी नॉन फूड आइटम्स अब वो खाता है तो वो जब पता चलेगा उनको टेस्ट के जरिए से कि अगर इसमें आयरन या जिंक की कमी है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो फिर वो ज़रूर ऐसी चीज़ें खाता होगा नॉन फूड मटेरियल जिसकी वजह से उसको पीका है। तो इसके इलाज के लिए वो चिलेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। इसमें 4 ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम ऐसी मेडिकेशंस की जाती हैं या ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डायरेक्ट उन मेटल्स पे या जो भी नॉन फूड पार्टिकल्स हैं उन पे रिएक्ट करती हैं और वो यूराइनेशन के ज़रिए फिर वो पार्टिकल्स रिमूव आउट हो जाते हैं बॉडी से। सेकंड है र्यूमिनेशन सिंड्रोम। र्यूमिनेशन सिंड्रोम जिसको र्यूमिनेशन डिसऑर्डर या मेडिसिज्म भी कहते हैं ये भी एक फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो स्टमक से बैक पर्सन या माउथ में आ जाता है जैसे रीगर्गिटेशन हमने पढ़ा है जिसमें बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू माउथ। ऐसे वॉमिटिंग फील होती है जब भी वो कुछ खा लेता है। और र्यूमिनेशन डिस सिंड्रोम ये किसी भी एज में हो सकता है लेकिन मोस्टली बेबीज़ में या उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और बच्चों और एडल्ट्स में हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से र्यूमिनेशन सिंड्रोम होता है। उनको ज़्यादा रिस्क होता है जिनको मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा होना तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको र्यूमिनेशन सिंड्रोम होगा। सिम्टम्स और कॉजेज़ में क्या है रीगर्गिटेटिंग और रीच्यूइंग ऑफ फूड ऑन रेगुलर बेसिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जिनमें इंडाइजेशन और स्टमक एच मीन्स स्टमक में पेन रहती है। ऐसे लोगों में डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बैड ब्रेथ, टूथ डिके हो जाते हैं, वेट लॉस ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये इसके सिम्टम्स हैं र्यूमिनेशन सिंड्रोम्स। व्हाट कॉजेज र्यूमिनेशन सिंड्रोम इसका कोई एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है किसी को भी लेकिन ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जिनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जो लोग। र्यूमिनेशन सिंड्रोम डायग्नोज कैसे किया जाता है कि इसमें मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जाम लिया जाता है पेशेंट का जिससे पता चलता है कि अगर उसने पिछले 3 मंथ से रेगुलरली मीन्स उसको रीगर्गिटेटिंग च्यूइंग या स्वेलोइंग ऑफ फूड में प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे ऐसा फील होता है वॉमिटिंग आ रही है लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है तो ये इससे ही डायग्नोज हो जाता है ये कि उसको में भी र्यूमिनेशन सिंड्रोम हो सकता है। को डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें गैस्ट्रिक एम्पटाइन टेस्ट है, अपर एंडोस्कोपी और एक्सरेज किए जाते हैं जिनमें गैस्ट्रिक एम्पटाइन टेस्ट में फूड को मेजर किया जाता है कि कितना वो देर लगती है उसको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाने में। अपर एंडोस्कोपी में एक ट्यूब के ज़रिए जिसमें कैमरा होता है एंड पे उसको थ्रोट के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है और फिर देखा जाता है। एक्सरे किए जाते हैं स्टमक के और इसोफेगस के। नेक्स्ट है ARFID जिसको अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक डिसऑर्डर है। इसमें एक्सट्रीम पिकिंग ईटिंग होती है जो कि बच्चों में होता है ज़्यादातर और उन क्लाइंट्स में फियर फूड होता है लेकिन ये एनोरेक्सिया नर्वस और बुलिमिया से डिफरेंट है।
आगे टाइप्स ऑफ ARFID है, इनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, सेंसरी अवॉइडेंस और फियर ऑफ अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसीज है। लैक ऑफ इंटरेस्ट में कि जिन ज़्यादातर इस टाइप में जो लोग हैं ना, उनको वैसे ही खाने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो ज़्यादा जल्दी उनका पेट भर जाता है, चाहे वो थोड़ा सा भी खा लें, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता खाने में। सेंसरी अवॉइडेंस में कि उनको इश्यूज होते हैं फूड के टेस्ट से, स्मेल से, टेम्परेचर से, या किसी भी किस्म की उनको टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता इसीलिए। और फेयर ऑफ अवर्सिव कंसिक्वेंसीज में उनको बीमार होने का डर होता है, या उनको लगता है हम खाएंगे तो हमें वॉमिटिंग हो जाएगी या किसी किस्म की एलर्जी हो जाएगी, तो इसीलिए वो खाना नहीं खाते और अवॉइड करते हैं। फियर फूड होता है इसमें। सिम्टम्स या वार्निंग साइंस क्या है कि किसी एक ही किस्म का खाना खाना, जैसे कि क्रंची हो या कलरलेस हो, एक ही प्रेफर करना कि इसी किस्म का खाना बार बार बनाया जाए। वेजिटेबल्स अवॉइड करना, प्रोटीन सोर्स हो मीट, बीन्स या फ्रूट, ऐसी चीज़ें कम लेना या फिर बिल्कुल भी ना लेना। खानों को तो अपनी लाइफ से ऐसे निकाल देना जैसे वो है ही नहीं है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या पुअर वेट गेन, स्किप कर देना कुछ एक या दो ऐसे खानों के ग्रुप्स जिनको हाथ भी नहीं लगाना। इमोशनल और स्ट्रेस हो जाना किसी ऐसे खाने को देख के, और अनफेमिलियर समझना उसको अपने लिए। इसके फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, फेलियर टू गेन वेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, मैन न्यूट्रिशनल, वेट लॉस, डेवलपमेंट डिलेज, और ऐसी बहुत सी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। फिर जो बच्चे ARFID होता है जिनको, या पहले उनको रह चुका होता है, तो फिर इन्वायरमेंट और साइको सोशल सिचुएशन में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ट्रोमा बहुत जल्द ट्रोमा में चले जाते हैं। और जिन बच्चों को ARFID हो उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ और ऑटिज़म हो सकता है प्रेजेंट हो, क्योंकि उनको जो ARFID है वो और भी डिसऑर्डर्स का कोज हो सकता है। एक डिसऑर्डर की वजह से और भी बहुत से रूट कोजेज हो सकते हैं कि किसी और डिसऑर्डर के भी वो सबब बने। और अच्छी बात इसमें ये है कि इसकी रिकवरी पॉसिबल है, कोई भी हाईली स्पेशलाइज्ड केयर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट दे सकता है इसका, और इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जी, तो फोर्थ वन है एनोरेक्सिया नर्वसा। इसका तो ज़्यादा लोगों को पता ही होगा कि जिसमें लोग इसी वजह से खाना नहीं खाते। ख़ास तौर पर ये लड़कियों में होता है कि वो इस वजह से खाना नहीं खाती कि वो मोटी हो जाएंगी, हालांकि उनका जो वेट है वो इतना लो हो चुका होता है, इतना कम होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो खाना खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, जिस वजह से वो कुछ खाती नहीं है और बहुत डेंजरस लेवल पे वेट कम हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बंदा ज़्यादा वेट कम होने से उनकी डेथ भी हो सकती है, और उनकी बॉडी शेप भी वैसी नहीं होती कि आम लड़कियों जैसी, बाकियों से अनहेल्दी होते हैं वो बहुत, और वो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं हमें, लेकिन फिर भी वो खाने से दूर भागते हैं और खाना इतना कम कर देते हैं जितना शायद उनकी लाइफ में ज़रूरी है उतना भी नहीं खाते। इसके सिम्टम्स दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल सिम्टम्स में बहुत वेट कम होता है ऐसे लोग, थिन अपीयरेंस होती है, नॉर्मल ब्लड काउंट्स होते हैं, फटीग, इंसोम्निया, डिजीनेस होती है, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ फिंगर हो जाती है, सॉफ्ट ब्राउनी हेयर होते हैं, ड्राई और येलोइश स्किन होती है। तो ये सिम्टम्स फिजिकली होते हैं। इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम्स में रिस्ट्रिक्शन होती है उनकी कि हमें फूड नहीं लेना, एक्सरसाइजिंग, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, खाना खा के तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट कर देते हैं। पब्लिक में खाना नहीं खाते हैं किसी के सामने, वैसे भी बहुत कम खाते हैं, कभी खाने खाने पे वैसे ही मना कर देते हैं हमने खाना नहीं है, बहुत से खाने छोड़ देते हैं वैसे कि हमें पसंद नहीं है या ये कह के, और खाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है ना कि हम मोटे हो जाएंगे, इसीलिए वो खाना तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। कॉज इसका कोई एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके
कॉम्बिनेशन बायोलॉजिकल फिर साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये कोज हो सकती है। बायोलॉजिकल कोज में के बायोलॉजिकली उनके जीन्स में ऐसे जीन्स डेवलप हुए होते हैं जो जीन्स उनको परफेक्शनिज्म सेंसिटिविटी या परजर्वेनेस बनाते हैं कि जो एनोरेक्सिया कोज करते हैं। उनको लगता है कि वो मोटे होंगे तो परफेक्ट नहीं लगेंगे, इसीलिए इस डर से वो खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए, क्योंकि उनके जीन्स में ऐसे जीन्स डेवलप हो चुके हैं। और बायोलॉजिकली हायर रिस्क होता है कि एनोरेक्सिया कोज हो अगर किसी के ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स हों या जीन्स में ऐसी चीज़ें आ जाएं। तो साइकोलॉजिकल में कोज में ये आ जाते हैं कि उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया होता है कि उन्होंने बस पतले ही दिखना है, फिर ही वो परफेक्ट दिखेंगे। अगर वो मोटे होंगे तो परफेक्ट नहीं होंगे। वो इस हद तक हाई लेवल पे वो अपनी एंजाइटी और ऐसे बिहेवियर बना लेते हैं कि उन्होंने खाना बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए। एनवायरमेंटल कोजेज़ में ये आ जाता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका भी बहुत असर पड़ता है। ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर्स में है कि थिननेस जो है ना वो ही सक्सेस का राज है। जो जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही खूबसूरत है और उतना ही सक्सेसफुल है। तो और एक पीयर प्रेशर भी कि किसी के पीयर्स ऐसे हैं कि वो उनको फोर्स करते हैं कि तुम मोटे हो पतले हो जाओ, या वो उनको देख के वो पतले हैं तो वो खुद को भी कहता है कि मैं भी खाना कम करता हूँ। और ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं ना उनमें ये होता है क्योंकि उनके पीयर प्रेशर होता है कि वो फ्यूल का काम करता है उनके लिए कि उन्होंने पतले ही दिखना है अपनी बाकी दोस्तों से, उनसे ज़्यादा अच्छा लगना है, परफेक्ट लगना है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जेनेटिक्स होती हैं और डाइटिंग स्टारवेशन ट्रांजिशंस। जेनेटिक मीन्स जनरली अगर किसी के पेरेंट्स सिबलिंग या किसी और बच्चे को या घर में किसी को एनोरेक्सिया था तो उसका हायर रिस्क है, तो उसको भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंडली डाइटिंग और स्टारवेशन मीन्स कि उन्होंने खुद को भूखे रखना होता है। ज़्यादा लोग जो खाना कम खाते हैं या भूख वैसे ही भूखे रहते हैं, वेट कम कर हो जाता है उनका, और फिर उन इस वेट कम और स्टारवेशन और गलत डाइटिंग प्लान्स की वजह से फिर उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि उनको अब खाना पसंद ही नहीं आता और वो खाना खाना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ अब जैसी उनकी हैबिट बन गई है वैसा ही रहना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि वो दोबारा नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स की तरफ आ सकें। रिलेशंस में आ जाता है कि अगर कोई न्यू स्कूल में होम पे या न्यू जॉब कर रहा है, न्यू रिलेशनशिप ब्रेकअप है, या फिर कोई डेथ है या इलनेस है किसी अपने लव्ड वन की, जिसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस होता है और उनमें हायर रिस्क हो सकता है कि उनको एनोरेक्सिया हो। कॉम्प्लिकेशंस में एनोरेक्सिया के एनीमिया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोनलेस इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ मसल हो सकता है, एब्सेंस ऑफ पीरियड हो सकती है फीमेल्स में, मेल में डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि जब खाना नहीं है और में उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलने तो काफ़ी प्रॉब्लम और डिजीज़ और भी पैदा हो सकती हैं उसके साथ। नेक्स्ट है ब्लूमिया नर्वसा। इसमें ये जो होता है पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेता है और उसको एक एक किस्म का खाने का लालच होता है, उसमें बस खाते रहना है। वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट करता है इसमें और फिर और खाता है ताकि उसका पेट खाली हो और वो और खाना ले सके। सिम्टम्स ऑफ ब्लूमिया नर्वसा ये है fear of gaining weight, making comments about being fat, buying eating usually about 2 hour period, self-induced vomiting, use of supplements for weight loss, excessive compulsive exercises, stained teeth और गोइंग टू बाथरूम इमीडिएटली आफ्टर मील्स। ये सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो इसमें किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, टूथ डिके, डाइजेस्टिव इशूज, स्टमक डैमेज, डिहाइड्रेशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग और अल्कोहल का मिसयूज और ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं बुलिमिया नर्वसा से। हाउ इज़ एट रिस्क। रिस्क पे कौन होता है? रिस्क फैक्टर में सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल मेकअप, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल वेलबींग। एडिशनली कुछ लोगों में इस वजह से भी बुलिमिया हो सकता है कि उनके पिछले एनोरेक्सिया नर्वसा की हिस्ट्री हो, तो
ये ट्रस्टेड सोर्स है कि जिनको एनोरेक्सिया नर्वसा हो पहले उनको बुलिमिया नर्वसा होने का चांस होता है। इस बुलिमिया नर्वसा के क्या है कि कोई सिंगल कॉज नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स की वजह से बुलिमिया नर्वसा कॉज हो सकता है। इसमें जीन्स, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट या सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली साइकोथेरेपी क्या है? टॉक थेरेपी है जिसमें एक काउंसलिंग की जाती है, उसके कोग्निटिव बिहेवियर की, फैमिली बेस्ड थेरेपी दी जाती है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी दी जाती है। ग्रुप टॉक थेरेपी भी इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस में इसको हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशल केसेस में इसमें सवेयर डिहाइड्रेशन हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या ऑर्गन डैमेज हो जाए कोई, तो इसके लिए फिर हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर है हमारा लास्ट डिसऑर्डर। इसमें जो पेशेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खाता है, हालांकि उसने खाना खाया होता है, उसको भूख नहीं भी होती, फिर भी वो उसका इमोशनल स्ट्रेस या डिस्ट्रेस उसको मजबूर करता है, ट्रिगर करता है कि उसने कम टाइम में ज़्यादा खाना खाना है। सिम्टम्स में आ जाता है ईटिंग मच मोर रैपिडली दैन नॉर्मल, ईटिंग until uncomfortably full, eating large amount alone due to feelings of embarrassment, feeling of guilt or disgust with oneself। में उसके ज़्यादा खाना खाता है वो, इसीलिए उसमें फिर अनकंफर्टेबल फील करता है, लोगों में भी एम्बेरसमेंट की फीलिंग आ जाती है और फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है, और उसने भूख ना भी हो फिर भी उसने ज़्यादा खाना खाना है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। दैन व्हाट कॉजेज बाइंड ईटिंग डिसऑर्डर? तो जेनेटिक्स, जेंडर, चेंजेस इन ब्रेन, बॉडी साइज, बॉडी इमेज, इमोशनल ट्रॉमा। में सब डिसऑर्डर्स में ना जेनेटिक्स का बेसिक रोल है कि जीन्स की वजह से डिसऑर्डर ज़्यादा आते हैं, या तो किसी के जीन्स में उनमें पेरेंट्स में सिबलिंग में किसी में थे तो उस वजह से उसको, या किसी और तरीके से उसके जीन्स में वो डिसऑर्डर था तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको होगा। जेंडर बेस भी होते हैं कुछ डिसऑर्डर, जैसे कि एनोरेक्सिया है वो ज़्यादातर लड़कियों में होता है। लड़कियों को होता है कि उनका वेट कम हो और वो स्मार्ट दिखें, पतले लगें तो वो परफेक्ट लगेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जितना इंसान ने खाना खाना है उससे भी मोटा हो जाना है, जिसने नहीं भी खाना उसने भी हो जाना है जब होना है तो खाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ऐसे डिसऑर्डर्स की वजह से इंसान की अपनी सेहत कम होती है, लाइफ भी कम होती है, और बहुत सी डिसऑर्डर्स साथ में आ जाते हैं। एंड हाउ इज़ पीडी डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको डायग्नोज करने के लिए किसी भी पेशेंट को ना बाइंग ईटिंग एपिसोड पर वीक होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए 3 मंथ में। ये माइल्ड से एक्सट्रीम कैटेगरी के बेस पे किसी को 3 मंथ्स में 1 वीक में 3 दफ़ा हो सकता है ये बाइंग ईटिंग एपिसोड, किसी को 14 टाइम्स, जो कि एक्सट्रीम पे है, जिसको 14 या मोर टाइम ये पर वीक होगा 3 मंथ्स में तो वो डायग्नोजेबल है। एंड इसके ट्रीटमेंट में सीबीटी, इंट्रापर्सनल थेरेपी, वेट लॉस थेरेपी है। सीबीटी भी सबको पता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो सब ज़्यादा मोस्टली डिसऑर्डर्स में यूज होती है। टॉक के ज़रिए इंसान को उसके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, जो कि ज़्यादातर डिसऑर्डर्स में कामयाब हो भी जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।